हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज से हम बहुविकल्पी प्रश्नों का यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे जो कि आपके एग्जाम होने तक कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। और इन सभी सीरीज में जो भी वीडियोज आपको मिलेंगे, इसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड होंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, रीट या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चन उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो आज के इस वीडियो सीरीज में हम सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। सीडीपी के ऐसे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जो कि पहले कई बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं, मैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किया हुआ है और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इनमें जो भी क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, ये सभी खास तौर पे यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, लेकिन सीडीपी के क्वेश्चन हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, और इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन हैं और आप अपनी तैयारी का आकलन भी करते रहिए। आप जरूर नोट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने प्रश्नों का आंसर आ रहा था। और जैसे सही तरीका ये है, 25 क्वेश्चन आपने किया, फिर आपने देखा कि जीन प्याजे से 2-3 क्वेश्चन हैं और आपको हो सकता है जीन प्याजे के आंसर ना आ रहे हों, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जीन प्याजे वाला टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए। या जिस भी प्रकार के क्वेश्चन में, जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन में आपको आंसर बताने में दिक्कत होगा, वो टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा और वो टॉपिक जरूर पढ़िएगा। फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने दिया? और आपको पता है कि कथन वाले क्वेश्चन 101% 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और यह लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। सही आंसर है गिलफोर्ड, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। एक बालक है जो साइकिल चलाना पहले से जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो इसका 4 ऑप्शन है, क्षैतिज अधिगम अंतरण का उदाहरण है, या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का। चलिए इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर है बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। और इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी आपको मिलेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको कठिन भी मिलेंगे, तो उस हिसाब से मिक्स क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ये सभी प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न हैं। दूसरे का सही आंसर है बी। चलिए अगला देखिए और नोट करते रहिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। और इस चीज़ को हमेशा हम कभी इग्नोर कर देते हैं, गलत कर बैठते हैं एग्जाम में, कि क्वेश्चन में पूछा होता है कौन सा नहीं है और हम कौन सा है ये बता देते हैं। तो जब नहीं है क्वेश्चन में आए तो इसको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ कौन सा नहीं है ये बताना है। तो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो फटाक से इसका सही आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है ए, तीसरे का सही आंसर है ए। थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में यह शामिल नहीं है। बाकी अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक के नियम हैं सीखने के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? देखिए, जो गलती मैं आपसे कह रहा था कि हम कर बैठते हैं वही गलती, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो चौथे का सही आंसर आप लोग सोचिए, स्किनर है या ब्लूम है या थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है बी, ठीक है। ब्लूम ने सीखने का सिद्धांत, सीखने संबंधी अधिगम का सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया है, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन भी है कि ब्लूम ने कौन सी थ्योरी दी है, कौन सा सिद्धांत दिया है। तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए ब्लूम के सिद्धांत का नाम।
और हाँ, इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। जो भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे सिलेक्टेड मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अगर आप सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट भी आप फ्यूचर में एग्जाम देंगे, ठीक है। तो अपनी यूपी टेट की तैयारी इस हिसाब से करिए कि वो आगे सुपर टेट में भी काम आए, शिक्षक भर्ती में भी काम आए, ठीक है। तो हमेशा नोट करते रहिए, क्वेश्चन को नोट जरूर किया करिए, चाहे किसी भी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर बी है, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दिया था, आप सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? देखिए, जब आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में थ्योरीज वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा तो उसमें सभी चीज़ को मैं एक्सप्लेन इतनी आसानी से कर दूंगा सरल भाषा में कि आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। आज जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है डी, सामान्यीकरण। देखिए, बहुत से दिनों से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और ये वीडियो जस्ट आपके टेस्ट के लिए है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है या कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या पढ़ना बाकी है वो देखने के लिए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर बूम, मैस्लो है, माफ़ करिएगा, मैस्लो, हर्ट्ज़बर्ग या फिर स्किनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ए, विक्टर ब्रूम, प्रत्याशा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम के वक्र के बारे में आपने पढ़ा होगा अपने डीएलएड में, बीएड वगैरह में। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिगम का या सीखने का, अधिगम को ही सीखना भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सीखने का वक्र नहीं है? मिश्रित, लंबवत, उन्नतोदर या उत्तल भी बोलते हैं इसको, या नतोदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? बी, लंबवत। लंबवत जो है अधिगम का वक्र नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी, ठीक है, लंबवत। बाकी मिश्रित और उत्तल और नतोदर ये सीखने के या अधिगम का वक्र में शामिल हैं, ठीक। पूछा था कौन सा नहीं है, तो बी नहीं है, लंबवत। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जैसे कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको हम बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, अवधारणा का सिद्धांत बोलते हैं। वैसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। कौन सा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का? तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट जरूर करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, उस हिसाब से ही बताने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन कम से कम अपने आप जानिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके तैयार नहीं है और इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जब बच्चा विद्रोही बन जाता है, मतलब विद्रोह करने लगता है, उसको जो चीज़ अच्छा लगता है वही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था, कौन सा सही होगा? तो मध्य किशोरावस्था का जो समय है ये विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति का अवस्था होता है। तो यहाँ सही आंसर है डी। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि हाँ मैं गलत बता रहा हूँ या ऐसा कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मैं बहुत ही ध्यान से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कहीं भी कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, कुछ भी गलत लगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उस चीज़ पे ध्यान दूंगा और उसको सुधारने की कोशिश या आपको समझाने बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैं हर एक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट हर एक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन सभी की थ्योरी आपको 100% अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि
शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। तो यहाँ पे जीन पियाजे से क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। आप सभी को पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दिया है, जिसको बौद्धिक विकास की थ्योरी भी बोलते हैं। और इनके विकास के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुल 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी पेशी, यानी कि इसको सेंसरी मोटर भी बोलते हैं, इंद्रिय जनित भी बोलते हैं। दूसरा है, जिसका सही आंसर होगा, दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, या इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था दूसरा अवस्था है। पहले अवस्था में जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, दूसरे में 2 से 7 वर्ष, तीसरे अवस्था में 7 से 12, और चौथे अवस्था में 12 से 18 या युवावस्था तक माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो 2 से 7 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। अगर आपने यूपी, डीएलएड, बीटीसी किया हुआ है तो इसका आंसर फटाक से आपको पता होगा, मैकडूगल, ठीक है। चलिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्ट, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। तो उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो सही आंसर है, आपने सोच लिया होगा, सी, ठीक है, योजना बनाना। प्रथम पद, पहला स्टेप क्या होता है, योजना बनाना किसी भी चीज़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, और इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा आप। बिना नोट किए अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में 5 महीने बचे हुए, यानी कि अगर 30 दिन होते हैं एक महीने में मान लेते हैं, तो टोटल 150 दिन हो गए, ठीक है। 150 दिन में अगर डेली आप ज़्यादा नहीं 25 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, तो 25 क्वेश्चन के हिसाब से 3,500-4 हज़ार क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे 150 दिन में। और 3,500 भी अगर प्रश्न आप 3500 प्रश्न भी अगर आप पढ़ लेते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले किसी एक सब्जेक्ट का, और उसको रिवीजन कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए नोट जरूर किया करिए चीज़ों को। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, दूसरा अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, तीसरा अलगाव, या चौथा संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा डी। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, संवेदनशीलता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्धिलब्ध जो निकालने का सूत्र होता है, यम्मे अपान CA और 100 से गुणा कर देते हैं, तो बुद्धिलब्धि का सूत्र निकल जाता है। यम्मे क्या होता है, मानसिक आयु, CA क्या होता है, वास्तविक आयु गुणे 100, तो यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। चलिए, ये बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र होता है, फॉर्मूला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था यानी कि, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और बाद की बाल्यावस्था के बारे में पूछ रहा है। तो बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, पहला ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भयों का अंत। चलिए, सही आंसर इसका होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ, यही विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने यह कथन कहा है, बहुत ही फेमस है, यह आपको स्टेटमेंट जरूर याद होना चाहिए। एक कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह क्वेश्चन सी टेट, सुपर टेट या यूपी टेट किसी भी परीक्षा के लिए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला या विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, स्टेनले हॉल का।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें से अगर एक दो प्रश्न भी आपके एक वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो वीडियो देखना आपका सफल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो जो कथन वाली चीज़ें हैं आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ए, गेट्स व अन्य, ठीक है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह गेट्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, नहीं है पे अंडरलाइन कर लीजिए। निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो सूचना देने वाला भी होना चाहिए, ऐसा शिक्षण होना चाहिए जो कि सूचनाएं दे अधिक से अधिक बच्चों को। सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, जनतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक भी होना चाहिए, स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। स्वेच्छाचारी का मतलब हो गया कि शिक्षक को आज मन कर दिया कि हाँ आज हम बैठ के कहानी सुनाएंगे तो कहानी सुना दिया, उनका मन किया बच्चों से पढ़वाएंगे किताब तो पढ़वा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने इच्छा अनुसार आप काम करेंगे, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की प्रणाली चल रही है, इसलिए अच्छे शिक्षण की यह विशेषता नहीं है कि शिक्षक स्वेच्छाचारी हो, ठीक है। शिक्षण स्वेच्छाचारी हो मतलब अपने हिसाब से हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। जब भी नहीं आए तो आपको अंडरलाइन कर लेना है। सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य या निगमन से आगमन। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, आपने शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियाँ, ठीक है, दोनों पढ़ा होगा, शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है निगमन से आगमन की ओर, यह शिक्षण विधियाँ हैं, और यहाँ पे शिक्षण सूत्र पूछ रहा है, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो जब यह शिक्षण विधियाँ हैं तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी सभी शिक्षण सूत्र हैं, 1, 2 और 3 ABC शिक्षण सूत्र हैं, ठीक है, तीनों। लेकिन जो डी ऑप्शन है यह क्या है, शिक्षण विधि है। तो कौन सा नहीं है यही बताना है। तो शिक्षण सूत्र नहीं है, निगमन से आगमन की ओर, यह शिक्षण विधि है। चलिए अगला देखिए 22, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है जब। बालकों का अधिगम यानी कि बालकों का सीखना सर्वाधिक प्रभावित कब होगा, जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, या बी शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेंगे, या पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलता पर ही बल होगा। तो ये जो जैसे कि CTET में ये चीज़ देखा होगा, सिर्फ, केवल, ही, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कभी सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पूछा है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब, कब होगा, तो बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का जब विकास होगा, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। देखिए बाकी नेगेटिव ऑप्शन है उसको कट कर दीजिए आप, जो आखिरी में बचेगा वही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका सही आंसर होगा सहायता परक व्यवहार, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, सहायता परक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चों के विकास को प्रभावित उनका आनुवंशिकता भी करता है, ठीक है, यानी उनके मम्मी पापा का जो चीज़ें उनको मिलती हैं बच्चों को, साथ ही पर्यावरण, वातावरण का भी प्रभाव, सामाजिक पक्ष का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास पर। तो सामाजिक और परिवेश जन्य तत्व दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए बी ऑप्शन सही होगा, वाले कारक हैं सामाजिक व परिवेश जन्य। अगला देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि जब
जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं शिक्षा किताब से परे, यानी कि बच्चों को खेल कूद कराया जाता है, उनको टूर पे ले जाया जाता है, तो इसी को पाठ्य सहगामी क्रियाएं बोलते हैं। तो यह मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो अतिरिक्त पढ़ाई के अलावा चीज़ें हम स्कूल में कराते हैं, विद्यालय में कराते हैं, उनसे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे कि उनको अगर हम फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खिलाते हैं तो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास होता है, समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। और लास्ट में एक सूचना मैं आपको बता दूं, अगर आप सुपर टेट या यूपी टेट के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं मेरे खुद के बनाए हुए, जिनसे पढ़ के खुद मैंने अपने सुपर टेट, DSSB, यूपी टेट, सी टेट वगैरह क्वालिफाई किए हैं, तो आपको मैं नंबर बता दे रहा हूँ 7905352723। यही नंबर है, नंबर एक बार और नोट कर लीजिए 7905352723 व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको सुपर टेट या यूपी टेट लिख के आप मैसेज कर सकते हैं, सी टेट, सुपर टेट, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। और इसकी मैं फीस यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए बहुत ही कम फीस है और बहुत ही सिलेक्टेड पीडीएफ नोट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे कंप्लीट इस नंबर पे मैसेज करके। इसकी सुपर टेट की फ़ीस है 499 रुपये। ठीक है, यूपी टेट की फ़ीस सिर्फ 200 है और सी टेट की भी फीस 200 है, यानी कि 499 सुपर टेट की, क्योंकि इसमें 14 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो 14 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आपको 499 ही पे करने हैं। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।